दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल की घटनाओं ने भारत के सत्ता प्रतिष्ठान को डरा दिया है? उस सत्ता प्रतिष्ठान को जिसके शीर्ष पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। वे इस समय क्या सोच रहे होंगे? यह लाख टके का सवाल है। क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी को भीतर से जानने वाले लोगों से प्रधानमंत्री के सोचने के पैटर्न पर बातचीत की है? ऐसे लोग बहुत कम हैं जो नरेंद्र मोदी को भीतर से जानते हैं। लेकिन अगर वे आपको मिल जाएं और आप किसी तरह उन्हें विश्वास में ले लें, तो वे आपको बताएंगे कि मोदी जी के 56 इंच के सीने के पीछे दरअसल क्या है। वे आपको जानकारी देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री पिछली 23 साल से एक ही बात से डरे हुए हैं कि कहीं सत्ता हाथ से न निकल जाए। दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 23 साल पहले नरेंद्र मोदी ने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था। सत्ता क्या होती है इसके बारे में उन्हें कुछ पता तक नहीं था। उन्होंने किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री का जो चैम्बर होता है, उस चैम्बर को देखा तक नहीं था। सरकारी फाइल कैसी होती है, वो भी उन्होंने नहीं देखी थी। लेकिन एक बार जब उन्हें सत्ता मिली, तो उन्होंने सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करने की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी, एक जबरदस्त प्रौद्योगिकी विकसित की। और आज ये है कि उस प्रौद्योगिकी पे उन पे महारत हासिल है, लेकिन वे लगातार इस डर से परेशान रहते हैं कि कहीं उनकी ये प्रौद्योगिकी नाकाम ना हो जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री को जानने वाले लोग अगर आपसे मिलें, तो वे आपको ज़रूर बताएँगे कि प्रधानमंत्री के सभी काम उनके इसी मंसूबे के आसपास होते हैं कि किस तरह सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए वे अपने उठाए हुए सभी कदमों को वापस ले सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किसान आंदोलन के बाद किया कि उन्होंने संसद द्वारा पारित किए हुए 3 कानूनों को वापस ले लिया और कोई भी नए कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का मकसद यही होता है कि सत्ता को किस तरह से बचाया जाए। दरअसल स्थिति यह है कि नेपाल की घटनाओं में मोदी जी को, उनकी सरकार को और उनके पूरे सलाहकारों को एक तरह की संक्रामकता दिखाई दे रही है। संक्रामकता यानी उन्हें लगता है कि नेपाल की घटनाओं की छूत भारत के राजनीतिक घटनाक्रम को भी लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नौजवानों और छात्रों ने जो प्रलय नेपाल में मचाई है, उसका दोहराव भारत में भी हो सकता है। इस प्रकार के अंदेशे सरकार के अंदर व्याप्त हैं। इस तरह की भावना, इस तरह के सभी तरह के अंदेशे आप भाजपा नेताओं से निजी बातचीत करें तो वो निकल कर जरूर सामने आएगा। इसका पहला सबूत उस समय मिला जब मोदी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार को अपना सुझाव भेजा। मैं उन्हें मोदी का लाडला इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब का चुनाव जीतने वाले राजीव प्रताप रूडी ने, जो खुद वरिष्ठ भाजपा सांसद हैं, अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि निशिकांत दुबे की हैसियत इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें आला कमान ने संसद को कंट्रोल करने की गुंजाइश प्रदान कर दी है। यह अलग बात है कि ये मोदी सरकार की बदकिस्मती होगी अगर उसने निशिकांत के इस सुझाव पर अमल करने के बारे में सोचा भी। दोस्तों, निशिकांत ने जो सुझाव दिया है और अगर मोदी सरकार ने उस पर अमल कर दिया, तो सरकार का वह कदम काफी कुछ वैसा ही होगा जैसा नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने 8 तारीख से पहले उठाया था, यानी सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के नाम पर उस पर पाबंदियां लगाना। आज ओली सत्याचित हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि अगर निशिकांत के सुझाव को सरकार ने मान लिया, तो भारत में भी कमोबेश वैसी ही स्थितियां पैदा हो सकती हैं जैसी नेपाल में पैदा हो चुकी हैं। लेकिन मोदी जी डरे हुए हैं और उनके मन का डर जो नेपाल की घटनाओं की पैदाइश है को ध्यान में रखते हुए उनके चाटुकार नेताओं की तरफ से ये सुझाव आया है। आइए देखें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेपाल की हालिया घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत में सोशल मीडिया पर नियंत्रण और सख्त उपायों का क्या सुझाव दिया है। समझने की बात यह है कि निशिकांत दुबे का यह सुझाव निजी हैसियत से ना होकर आधिकारिक हैसियत से दिया गया है। यानी सरकार को इस पर किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, चाहे वह हाँ में प्रतिक्रिया करे या ना में प्रतिक्रिया करे, या ये कह देगा अभी हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। निशिकांत दुबे एक संसदीय समिति के सभापति हैं। ये समिति है स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनकी इस कमेटी की हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि फेक न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेजा इस्तेमाल और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए कड़े कानून, अनिवार्य फैक्ट चेकिंग, जुर्माने
और बैन जैसे प्रावधानों पर अमल किया जाना चाहिए। दुबे ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता यानी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि के परिप्रेक्ष्य से जोड़ा है और कहा है कि ऐसे उपाय भारत को इन देशों में फैली अराजक स्थिति से बचाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, यह रिपोर्ट 10 सितंबर को पेश की गई है और आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो आज 11 तारीख है, यानी सरकार इस समय निशिकांत दुबे के नेतृत्व में चल रही इस समिति की रिपोर्ट पर गौर कर रही होगी। रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को पब्लिक ऑर्डर और डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया गया है और दंडात्मक प्रावधानों को कड़ा करने, एडिटर्स पब्लिशर्स की जवाबदेही को कड़ा करने, आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर कड़ी मानवीय निगरानी की सिफारिशें भी इस रिपोर्ट में हैं। दुबे ने स्वयं एक्स पर अपने इन विचारों को साझा किया है। वे लिखते हैं, वी विल नॉट लेट इंडिया टू बी लाइक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। Those running the agenda of anti-national forces to mislead people will be curbed. Any news must be factual. इससे स्पष्ट है कि नेपाल की घटनाओं को उदाहरण मानकर सोशल मीडिया पर कथित एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वालों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने का यह सुझाव है। दुबे का यह सुझाव किस कदर राजनीति से प्रेरित है, इसका पता उस समय लग जाता है जब वे स्वयं राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी एक खास तरह के टूल किट का इस्तेमाल करके भारत में नेपाल जैसी स्थिति लाना चाहते हैं। दुबे ने राहुल पर यह आरोप भी लगाया है कि इस पूरे प्रकरण में विदेशी शक्तियों का हाथ है और राहुल भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रोक पर टाइप करें कि निशिकांत दुबे ने सरकार को क्या सुझाव दिए हैं, तो ग्रोक बताएगा कि उनके सुझाव मोदी सरकार की व्यापक नीति से मेल खाते हैं और यह सरकार ग्लोबल मीडिया रेगुलेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता से जोड़कर देखती है। लेकिन इसके आलोचकों का कहना यह है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कुल मिलाकर ग्रोक के अनुसार दुबे के वक्तव्य नेपाल की घटनाओं को चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर सख्त नियंत्रण की वकालत कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि मोदी सरकार नेपाल की घटनाओं को किस तरह की सोच के तहत देख समझ रही है। कहना ना होगा कि सरकार का सोच विपक्ष की गतिविधियों से काफी प्रभावित होता है। भारत में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां नेपाल की घटनाओं और भारत की परिस्थितियों के बीच एक तरह की समानताओं को रेखांकित कर रही हैं। नेपाल की तरह भारत में भी युवाओं की लगातार बेरोजगारी उनमें बेचैनी पैदा कर रही है। शासन प्रशासन में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, जिससे आम जनता को बहुत दिक्कतें हैं और आम जनता के बीच में नाराजगी, क्षोभ बढ़ता जा रहा है। आर्थिक असमानता बहुत विकट है। एक व्यक्ति, ऊपर की जो 1% आबादी है, वो छोटे छोटे बच्चों के साधारण जन्मदिन और अपनी शादी की 25 सालगिरह बनाने पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और आम लोगों की आमदनी 10,000 रुपए या उससे भी कम होती है। विपक्ष लगातार इस तरह के मुद्दों पर मोदी सरकार को चेतावनी दे रहा है कि अगर व्यवस्थागत समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो भारत में भी ऐसे बगावती उभार हो सकते हैं। कुछ रपटों में कहा गया है कि ये प्रदर्शन भारत के सत्ता हलकों में चेतावनी की घंटी के रूप में देखे जा रहे हैं। अब तो हर कोई जानता है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा तो वह विद्रोह का ट्रिगर पॉइंट बन गया। नाराजगी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध ने उस नाराजगी को भड़काकर बाहर निकाल दिया और फिर सरकार ने जब दमन किया, गोली चलाई, 20 नौजवान मारे गए, उसके बाद में पूरे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। नौजवानों ने नारा लगाया था वहां पर कि कनेक्शन नहीं, करप्शन खत्म करो। जब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा तो नेपाल के नौजवानों ने नारा लगाया था कि कनेक्शन नहीं, करप्शन खत्म करो। भारत में अगर ऐसा हुआ तो इसी तरह का नारा यहां भी लग सकता है कि सोशल मीडिया नहीं, कुशासन खत्म करो। इस तरह की नारे की कई किस्में बन सकती हैं, जैसे सोशल मीडिया नहीं, वोट चोरी खत्म करो, सोशल मीडिया नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करो। निशिकांत दुबे का यह सुझाव दरअसल 2021 से ही जारी मोदी सरकार की उन सभी कोशिशों के अंग के तौर पर देखा जाना चाहिए जिनके तहत यह सरकार किसी न किसी प्रकार सोशल मीडिया पर अपना शिकंजा कसना चाहती है। फरवरी 2021 में इसी सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 लागू किए थे।
इनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप को भारत में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने, संदेशों की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने और सरकार के आदेश पर कंटेंट हटाने की जिम्मेदारी डाली गई थी। 2023-24 में एक ड्राफ्ट बिल जारी किया गया था जो सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज को रेगुलेट करने का प्रावधान करता है। इसमें कंटेंट क्रिएटर्स को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार है। 2025 में सरकार ने एक्स को 2355 अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिसमें राइटर्स जैसे इंटरनेशनल मीडिया हैंडल भी शामिल थे। एक्स ने इसे प्रेस सेंसरशिप करार दिया। 2025 में ही सेंसरशिप को बढ़ाते हुए जिला लेवल के अधिकारियों को भी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले भी हजारों अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। किसान आंदोलन 2021 में चले किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर सैकड़ों अकाउंट सस्पेंड कराए गए। 2018 में देश के सभी 716 जिलों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एजेंसियों से काम लेने की योजना बनाई गई, जिनका काम ही कंटेंट ट्रैक करना है। 2025 में एक्स ने मोदी पर आरोप लगाया कि वह कंटेंट रेगुलेशन के जरिए सेंसरशिप बढ़ा रही है। उसने इसके खिलाफ विपक्ष अदालत में मुकदमा भी किया। विपक्ष और सिविल सोसाइटी ने इसे आलोचना दबाने का तरीका बताया है। सारी दुनिया में से पत्रकारिता पर कंट्रोल करार दिया गया है, क्योंकि इससे सरकार को डिजिटल न्यूज पोर्टल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखने का अधिकार मिलता है। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप ने ट्रेसेबिलिटी नियम के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि इससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे एनजीओ और आर्टिकल 19 जैसी संस्थाओं ने इसे ऑनलाइन सेंसरशिप बताया है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाती है। विपक्ष का कहना है कि ये सभी कदम और उपाय मोदी सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट को निशाना बनाने वाले हैं। दोस्तों, यह नतीजा आसानी से निकाला जा सकता है कि सरकार इस तरह की सिफारिशों की तैयारी पहले से किए बैठी थी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि इधर 8, 9, 10 सितंबर को नेपाल में नौजवानों की बगावत हुई और उधर फुर्ती से संसदीय समिति ने बैठक करके अपनी रपट भी सरकार को दे दी। इतनी फुर्ती से तो मोदी सरकार कोई काम नहीं करती। दरअसल भारत में मोदी सरकार रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा और विकास पर कम ध्यान देती है और ज्यादा समय अपना राजनीतिक प्रभुत्व बचाने में खर्च करती है। सरकार जिन उपायों को थोपना चाहती है, उनमें से धमकी निकलती है कि सरकार के खिलाफ लिखा तो देश विरोधी कार्य बताकर उम्र कैद की सजा मिलेगी। सरकार की नीतियों के समर्थन में लिखा तो यूट्यूबर को 8 लाख तक का विज्ञापन मिलेगा। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर सरकार के समर्थन पर लिखने पर सरकार प्रोत्साहन देगी। दरअसल ये प्रोत्साहन नहीं बल्कि रिश्वत है और विरोध में लिखने पर सजा की धमकी है। विपक्ष और एनजीओ इसे पत्रकारिता पर कंट्रोल बताते हैं, क्योंकि इससे सरकार को लोकतांत्रिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के एक प्रमुख औजार को नियंत्रित करने का अधिकार मिल गया है। उदाहरण के लिए मैं बता चुका हूं कि व्हाट्सएप ने एक ट्रेसेबिलिटी नियम के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है। समझने की बात यह है कि जिस देश में जन कल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा ऊर्जा जनता को नियंत्रित करने में खर्च की जाती हो, क्या वह देश और राज्य कभी तरक्की कर सकता है? कभी नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2021 में मोदी सरकार के पेगासस जासूसी कांड का भंडाफोड़ हुआ था। भारत ने पेगासस नाम का यह स्पाईवेयर 2017 में इजराइल से खरीदा था। यह 15,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे का हिस्सा था। दरअसल पेगासस विवाद एक वैश्विक जासूसी कांड है जो इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित स्पाईवेयर के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। यह सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन्स में घुसपैठ करके कॉल, मैसेज, लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंच जाता है। इससे यूजर को पता भी नहीं लग पाता कि उसका फोन हैक कर लिया गया है। भारत में विवाद तब उभरा जब द वायर, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने खुलासा कर दिया कि पेगासस का इस्तेमाल पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरकारी आलोचकों की जासूसी के लिए किया जा रहा है। नेपाल की 2025 की अस्थिरता और भारत में सोशल मीडिया नियंत्रण की चर्चा के संदर्भ में पेगासस विवाद को विपक्ष और कुछ विश्लेषक सरकारी निगरानी और नियंत्रण की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। निशिकांत दुबे ऐसे सांसदों की हालिया सिफारिशें इस आशंका को बल देती हैं कि सरकार डिजिटल निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करना चाहती है, खासकर क्षेत्रीय अस्थिरता के नजारे के डर से। कुल मिलाकर पेगासस विवाद भारत में निगरानी, प्राइवेसी
और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बहस के संदर्भ में फिर से ताजा हो गया है। 2021 में लीक हुई सूची में 300 से अधिक भारतीय नंबर थे, जिनमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, 40 पत्रकार, 2 केंद्रीय मंत्री जिनमें प्रहलाद पटेल और अश्विनी वैष्णव के नाम शामिल हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। पेगासस मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को अपना निशाना बना रहा था। मोदी सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल की बात को स्पष्ट रूप से नकारा और कहा कि उसकी तरफ से कोई अनधिकृत निगरानी नहीं हुई है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को बदनाम करने की साजिश भी बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई, जिसकी अगुवाई जस्टिस रविंद्रन ने की। कमेटी ने 2022 में पाया कि कुछ सेल फोन में पेगासस के निशान थे, लेकिन भारत सरकार ने कमेटी की जांच में कोई पूर्ण सहयोग नहीं किया। दोस्तों, नेपाल की घटनाओं ने एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बुरी तरह से सीमित करने वाले सांप बिच्छू भरे हुए हैं। हम सब लोगों को सतर्क रहना है, आंखें खुली रखनी है, संघर्ष के लिए तैयार रखना है। इसकी घड़ी कभी भी आ सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह अपील करूंगा कि आप नई परख के साथ जुड़ें। हमारे कार्यक्रम काफी गंभीर होते हैं, विश्लेषण परक होते हैं, और आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि हम काफी तथ्यों को भी सामने रखते हैं। हम गंभीरता से, सच्चाई से और विश्लेषण की गहनता से कोई समझौता नहीं करते। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें और ज्यादा बड़ी संख्या में अपने दोस्तों, नातेदारों और परिजनों से भी कहें कि वे भी नई परख को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।